हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन यादव फ्रॉम सान्विका इलेक्ट्रिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जो डबल पोल स्ट्रक्चर जो रहता है उस जिसको हम लोग डीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल का एक्चुअल में साइज क्या रहता है। जब भी हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जब भी हम लोग ऑर्डर देते हैं मटेरियल का, तो उस टाइम पे हम लोग कौन कौन सा उनको डायमेंशन देना पड़ता है, कितने प्रकार के डायमेंशंस रहते हैं और वो मटेरियल कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने डबल पोल स्ट्रक्चर क्या है, ये ऑलरेडी मेरा एक वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ये मटेरियल रिक्वायरमेंट का जो ये वीडियो है, इससे पहले आप लोग वो वीडियो देख के इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो हम लोग अभी इसमें इलेक्ट्रिकल डीपी के लिए कौन सा मटेरियल लगता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। Material required for installation of DP structure. DP is nothing but double pole structure. पहला मेन उसका मटेरियल है वो है RSJ पोल, रोल्ड स्टील जॉइस्ट पोल हम लोग उसको बोलते हैं। नॉर्मली उसका हाइट कितना रहता है? 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर या फिर 13 मीटर, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। आप लोग रोड क्रॉसिंग कर रहे हो या फिर रोड के साइड से लेके जा रहे हो, एप्लीकेशन कैसा है अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उसका लेंथ हम लोग वहां पे सिलेक्ट करते हैं। तो RSJ पोल इज द फर्स्ट मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर डबल पोल स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे राइट साइड में एक इमेज है, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 RSJ पोल है, रोल्ड स्टील जॉइस्ट पोल, जो नॉर्मली हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हम लोग को 2 पोल्स लगता है जिसका हाइट 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर या फिर 13 मीटर हम लोग एप्लीकेशन के हिसाब से वहां पे कंसीडर करते हैं। ये हो गया पहला मटेरियल। तो अभी उसका डायमेंशंस क्या रहता है, उसका साइज क्या रहता है, जब भी हम लोग ऑर्डर करते हैं तो साइज उसका कैसे रहता है। नॉर्मली जो RSJ पोल रहता है उसका साइज रहता है 110 बाई 116 mm। मतलब यहां से देखो, ये जो साइज है यहां से यहां तक लेके 110 बाय 116, ऐसा उसका साइज रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेंज साइज बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लेंज विड्थ और फ्लेंज हाइट। ये देखो, फ्लेंज हाइट और ये फ्लेंज विड्थ, फ्लेंज हाइट और ये फ्लेंज विड्थ। तो उसका हम लोग 110 बाय 116 mm इतना उसका डायमेंशन वहां पे लेते हैं। जब भी आप लोग ऑर्डर करें तो आपको कितने मीटर का RSJ पोल चाहिए, कितने पोल्स चाहिए और उसका डायमेंशन क्या है, वो सब रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को देना पड़ता है। अभी कितना चाहिए? तो डबल पोल स्ट्रक्चर के लिए नॉर्मली हम लोगों को 2 RSJ पोल लगता है। ये हो गया पहला मटेरियल। उसके बाद में दूसरा मटेरियल लाइन पोल ब्रैकेट। अभी यहाँ पे देखो लाइन पोल ब्रैकेट लगता है। अभी लाइन पोल ब्रैकेट कितना लगता है? एज रिक्वायर्ड आप लोग कितना वहां पे चैनल लगा रहे हो, वहां पे AB स्विच चैनल है, वहां पे DO फ्यूज चैनल है, वहां पे लाइन चैनल है, वहां पे बेस चैनल है, वहां पे ट्रांसफॉर्मर गाइड सेट चैनल है, फिर AB स्विच हैंडल का चैनल है। तो आप लोगों को कितना चैनल वहां पे लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली लाइन पोल ब्रैकेट, ये लाइन पोल ब्रैकेट ऐसे दिखता है। यहाँ पे देखो, ये लाइन पोल ब्रैकेट है, इसको हम लोग लाइन पोल ब्रैकेट बोलते हैं। रिक्वायरमेंट एज रिक्वायर्ड आप लोगों को कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से हम लोग वहां पे लाइन पोल ब्रैकेट वहां पे सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया दूसरा मटेरियल। अभी तीसरा मटेरियल क्या लगता है हम लोग देखते हैं। नॉर्मली तीसरा है लाइटनिंग अरेस्टर। हम लोग ऊपर से नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे टॉप में देखो, यहां से हम लोग अभी एक एक मटेरियल देख के हम लोग नीचे चले जाएंगे। नेक्स्ट मटेरियल है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर ऑलवेज टॉप में रहता है, जो डबल पोल स्ट्रक्चर है उसके टॉप में लाइटनिंग अरेस्टर रहता है। लाइटनिंग अरेस्टर कितना लगता है? R फेज के लिए एक, Y फेज के लिए, B फेज के लिए। टोटल कितना लगेगा हम लोगों को? 3 लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा। और उसका रेटिंग किसके हिसाब से रहता है? उसका रेटिंग कितने वोल्ट के लिए आप लोग वोल्टेज के लिए यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका। 11 kV के लिए यूज कर रहे हो तो आप लोग 9 kV का यूज करो, 22 kV के लिए आप लोग यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग टू आप लोगों को सिलेक्शन करना पड़ेगा। 33 kV के लिए आप लोग लाइटनिंग अरेस्टर यूज करें तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला है, अभी तीसरा पार्ट है लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर हम लोगों को डीपी स्ट्रक्चर के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो अभी एक हो गया लाइटनिंग अरेस्टर। अभी लाइटनिंग अरेस्टर तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। कितना चाहिए हम लोगों को? 3 नंबर्स लाइटनिंग अरेस्टर चाहिए। तो लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया, लेकिन लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग किसके ऊपर लगाने वाले हैं वो तो हम लोगों को चाहिए। तो लाइटनिंग अरेस्टर नॉर्मली हम लोग जो लाइन चैनल जो है, लाइन चैनल ए वाला जो ऊपर के 2 चैनल देखो, 1 2,
इसको हम लोग लाइन चैनल बोलते हैं, जहां पे जो लाइन का इनकमिंग कनेक्शन वहां पे आ जाता है, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे देखो डिस्क इंसुलेटर भी हम लोग वहां पे लाइन चैनल पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो लाइटनिंग अरेस्टर का तो सिलेक्शन हो गया, तभी लाइटनिंग अरेस्टर के बाद आप लोगों को लाइटनिंग अरेस्टर तो किसी के ऊपर माउंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए चाहिए लाइन चैनल। तो हम लोगों को लाइन चैनल कितना लगता है और उसका डायमेंशन क्या रहता है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट है उसका मटेरियल है वो है लाइन चैनल, या फिर जिसका यूज हम लोग लाइन कनेक्शन के लिए वहां पे हम लोग यूज करते हैं। सो लाइन चैनल नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं, तो लाइटनिंग अरेस्टर और जो डिस्क इंसुलेटर है वो माउंट करने के लिए, फिटिंग करने के लिए हम लोग लाइन चैनल वहां पे यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखो नीचे लाइन चैनल कैसे दिखता है, यहाँ पे जो आप लोगों को इमेज दिखाई देगा, इसमें आप लोगों को लाइन चैनल वहां पे दिखाई देगा। तो उसका लाइन चैनल का जो रहता है उसका डायमेंशन कितना रहता है, सो देखो तो उसका डायमेंशन जो रहता है वो 100/50/6 mm। अभी हम लोगों ने देखा फ्लेंज का हाइट, फ्लेंज का विड्थ और फ्लेंज का थिकनेस, मतलब ये चैनल रहता है ऐसा, उसका शेप रहता है 100/50 और उसका थिकनेस 6 mm। सो जो लाइन चैनल रहेगा, आप लोग वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चर को आप लोग बोलोगे मेरे को लाइन चैनल चाहिए, तो आप लोगों को उसका डायमेंशन देना पड़ेगा। तो उसका नॉर्मली डायमेंशन रहता है 100/50/6 mm। और कितना चैनल चाहिए, तो यहाँ पे देखो दो चैनल्स है, टॉप में हम लोगों को दो चैनल्स वहां पे दिखाए, तो हम लोगों को चाहिए एक पेयर, मतलब वहां पे दो चैनल्स चाहिए। सो नॉर्मली जो लाइन चैनल रहता है, लाइन चैनल का वहां पे लेंथ कितना रहता है, तो नॉर्मली 2.8 मीटर ये जो लेंथ रहता है, ये जो लेंथ रहता है वहां पे नॉर्मली 11 के चैनल के लिए। सो इसका लेंथ जो रहता है नॉर्मली 2.8 मीटर वहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर आप लोगों ने केजी में अगर आप लोग केजी में उसका रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, तो वहां पे 1 मीटर के लिए हम लोग नॉर्मली 1 मीटर के लिए हम लोग 9.2 kg वहां पे कंसिडर करते हैं। अगर आप लोग 1 मीटर ले रहे हैं तो उसका 9.2 kg वहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा 2.8 मीटर है, मतलब लगभग 3 मीटर है, तो कितना केजी आएगा, अराउंड 28 to 29 kg का वहां पे एक चैनल वहां पे रहेगा। सो ये हो गया लाइन चैनल, जिसका यूज हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर और डिस्को माउंट यूज करते हैं। फिर लाइटनिंग अरेस्टर के बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट रहेगा नेक्स्ट है डिस्क इंसुलेटर। तो डिस्क इंसुलेटर कितना लगेगा हम लोगों को, तो डिस्क इंसुलेटर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल हम लोग वहां पे सिलेक्ट करते हैं। 11 kV रहेगा तो हम लोग एक, 22 kV रहेगा तो वहां पे हम लोग दो, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल वहां पे हम लोग डिस्क इंसुलेटर वहां पे सिलेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल देखो यहाँ पे डिस्क इंसुलेटर कैसे दिखता है, यहाँ पे इमेज आप लोगों को पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगा, डिस्क इंसुलेटर है और उसका एक्चुअल में डायग्राम कैसे रहता है और यहाँ पे एलिवेशन उसका दिया हुआ है, ठीक है। सो नॉर्मली डिस्क इंसुलेटर कितना चाहिए हम लोगों को, 3 डिस्क इंसुलेटर चाहिए। तो डिस्क इंसुलेटर होने के बाद नेक्स्ट आता है मटेरियल, वो है एबी स्विच। यहाँ पे देखो एबी स्विच, अभी एबी स्विच हम लोगों को लगता है, तो कितना एबी स्विच लगेगा, आर फेज के लिए एक, वाई फेज के लिए एक, बी, मतलब हम लोगों को 3 एबी स्विच वहां पे लगेगा। उसको हम लोग एक सेट वहां पे बोलते हैं हम लोग, तो 3 एबी स्विच का एक सेट वहां पे आ जाता है। अभी एबी स्विच जिस चैनल पे हम लोग माउंट करते हैं उसको हम लोग एबी स्विच माउंटिंग चैनल बोलते हैं हम लोग, एबी स्विच चैनल हम लोग बोलते हैं, जिसका हम लोग माउंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम लोग एबी स्विच फिक्सिंग चैनल बोलते हैं। सो एबी स्विच फिक्सिंग चैनल का वहां पे ये जो देखो 1 और 2, उसका डायमेंशन कितना रहता है 75/40/6 mm, मतलब 75 बाय उसका ऐसा सी टाइप रहेगा, ये 75 देन 40 और उसका थिकनेस 6 mm। सो 75/40/6 mm का वो चैनल रहेगा। और कितने चैनल चाहिए हम लोगों को, एक और दो चैनल चाहिए वहाँ पे। सो एक पेयर हम लोग को 2 चैनल चाहिए, और उसका नॉर्मली हम लोग लेते हैं या एक तो पेयर में लेते हैं या फिर हम लोग केजी में लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी केजी में देखा। सो नॉर्मली एबी स्विच का जो चैनल रहता है, सो उसका हम लोग 1 मीटर के लिए कितना केजी कंसिडर करते हैं, सो नॉर्मली 1 मीटर के लिए हम लोग वहाँ पे 6.8 kg, 1 मीटर के लिए हम लोग 6.8 kg कंसिडर करते हैं। सो टोटल हम लोगों को कितना चाहिए, 2.8 मीटर चाहिए, तो लगभग यहाँ वहाँ पे 21 kg वहाँ पे उसका वेट हो जाएगा, और हम लोग अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर को उसको। नेक्स्ट अभी एबी स्विच हो गया, एबी स्विच के बाद आ जाता है एचजी फ्यूज, या फिर हम लोग उसको डीओ फ्यूज वहाँ पे हम लोग माउंट करते हैं। सो एचजी फ्यूज कितना आएगा, 1 2 3, सेम एबी स्विच जैसा एचजी फ्यूज हम लोगों को रिक्वायरमेंट है 3 नंबर्स, तो उसका एक सेट आ जाता है।
तो एच जी फ्यूज जिस पे हम लोग माउंट करते हैं, जिस चैनल पे माउंट करते हैं, उसको हम लोग एच जी फ्यूज माउंटिंग चैनल बोलते हैं। और एच जी फ्यूज का जो चैनल का जो भी डायमेंशन है वो सेम ए बी स्विच का डायमेंशन वहां पे रहता है। सो एच जी फ्यूज फिक्सिंग चैनल, उसका डायमेंशन सेम 75/40/6, और एक पेयर चाहिए हम लोगों को, 2 चैनल चाहिए, तो उसका कितने मीटर का चाहिए हम लोग को, 2.8 मीटर का वहां पे चैनल लगेगा। सो 2.8 मीटर मतलब 1 मीटर के लिए नॉर्मली 6.8 केजी रहेगा डीओ फ्यूज का। 1 मीटर के लिए नॉर्मली हम लोग 6.8 केजी कंसिडर करते हैं। तो टोटल हम लोगों को 3 मीटर, 2.8 मीटर मतलब 3 मीटर चाहिए, तो टोटल आएगा अराउंड 20 to 21 केजी का आप लोगों को वहां पे एबी स्विच चैनल लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे 42 केजी का वहां पे चैनल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया अभी एच जी फ्यूज होने के बाद हमारा नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर हम लोगों को कितना चाहिए, तो नॉर्मली डीपी स्ट्रक्चर पे हम लोग एक ही ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रेटिंग 25 केवीए का, 63 केवीए का, 100 केवीए का, 200 केवीए का, कितने केवीए का ट्रांसफॉर्मर चाहिए अकॉर्डिंग टू हम लोग वहां पे ट्रांसफॉर्मर सिलेक्शन करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग को ट्रांसफॉर्मर कितना लगता है, एक। तो अभी ट्रांसफॉर्मर का तो सिलेक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो आप लोगों को कितना चैनल दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 चैनल दिख रहे हैं, इसको हम लोग बेल्टिंग एंगल बोलते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर के गार्डिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर फिक्सिंग के लिए वहां पे हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बेल्टिंग एंगल बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे नीचे देखो, ट्रांसफॉर्मर के नीचे यहाँ पे फिर अगेन 2 चैनल है, उसका यूज किसके लिए हम लोग करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर माउंट करने के लिए, जिसके ऊपर हम लोग ट्रांसफॉर्मर माउंट करते हैं, उसको हम लोग, इस चैनल को हम लोग ट्रांसफॉर्मर बेस चैनल हम लोग वहां पे उसको बोलते हैं। सो ट्रांसफॉर्मर बेस चैनल और जो लाइन चैनल हम लोगों ने देखा, जो ट्रांसफॉर्मर बेस चैनल और लाइन चैनल का जो डायमेंशन रहता है वो सेम रहता है। सो ट्रांसफॉर्मर बेस चैनल विथ ब्रेसिंग, ब्रेसिंग मतलब यहाँ पे देखो आप लोगों को एंगल दिखाई देगा, 2 एंगल है, और यहाँ पे ब्रेसिंग के लिए अगेन 2 एंगल है, और उसके ऊपर वहां पे क्लैंप लगाया है। सो नॉर्मली जो ब्रेसिंग जिसको बोलते हैं उसको बेस एंगल है, तो उसका जो डायमेंशन रहेगा, मतलब यहाँ पे देखो एंगल, बेस एंगल, उसका डायमेंशन रहता है 100/50/6 mm, सेम एज एबी स्विच के लिए, सॉरी सेम एज लाइटनिंग अरेस्टर के लिए यहाँ पे जो एंगल यूज किया है वही एंगल वहाँ पे उसका डायमेंशन जो रहता है वही ट्रांसफॉर्मर बेस चैनल का रहता है। और उसके लिए नॉर्मली कितने चाहिए हम लोगों को, 2 चाहिए, पेयर चाहिए। तो उसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो केजी में आ जाएगा। तो हम लोगों ने कितना देखा था, अराउंड 1 मीटर के लिए कितना रहता है, 9.2 केजी हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं। सो 9.2 इंटू 9.2 18 केजी का, 18 केजी का वहाँ पे, सॉरी 18 केजी नहीं, सो 2.8 मीटर का चैनल है, तो नॉर्मली वहाँ पे 23 केजी का एक चैनल वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे दिखाई देगा। सो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर बेसिंग चैनल। अभी ट्रांसफॉर्मर बेसिक चैनल के बाद यहाँ पे देखो बेल्टिंग चैनल है, बेल्टिंग एंगल है। सो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर गाइड सेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो 1 और 2 ऐसे, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर गाइड सेट बोलते हैं। वो एंगल जैसे रहे, यहाँ पे देखो एंगल जैसे दिखता है, इसके लिए हम लोग उसको एंगल बोलते हैं। सो नॉर्मली उसका डायमेंशन कितना रहता है, 50/50/6, मतलब ए वाला 50, ए वाला 50, और उसका थिकनेस जो है नॉर्मली 6 mm का रहता है। ए साइड 50, ए साइड 50, और उसका थिकनेस 6 mm। सो 50/50/6 कितना चाहिए, एक सेट। तो इसको आप लोगों को पूरा एक सेट मिला वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। और जो बेल्टिंग एंगल है, वो बेल्टिंग एंगल उसका डायमेंशन, उसका जो केजी में रहेगा आप लोगों को, तो 4.5 to 4.8 केजी पर मीटर, 1 मीटर के लिए आप लोगों को उसका वेट रहेगा 4.5 केजी। तो कितने मीटर का चाहिए आप लोगों को, नॉर्मली वहाँ पे 2.5 या 2.6 मीटर का वहाँ पे वो गाइड सेट एंगल हम लोगों को लगता है। सो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर गाइड सेट एंगल। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। एक हो गया लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए हम लोग को लाइन चैनल चाहिए, बेस लाइन चैनल चाहिए। उसके बाद में एबी स्विच है, एबी स्विच के लिए हम लोगों को एबी स्विच फिक्सिंग चैनल। उसके बाद में डीओ फ्यूज, उसके लिए डीओ फ्यूज फिक्सिंग चैनल। फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जिसके ऊपर हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग बेस चैनल बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बैलेंस करने के वहाँ पे हम लोग गाइड सेट वहाँ पे लगाते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर गाइड सेट एंगल बोलते हैं। ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद में पिन इंसुलेटर, जहाँ पे भी लाइन टैपिंग है वहाँ पे हम लोग पिन इंसुलेटर यूज करते हैं। तो नॉर्मल पिन इंसुलेटर कितना लगेगा, 3 पिन इंसुलेटर लगेगा, जिसको हम लोग नॉर्मली क्रॉस आर्म पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी क्रॉस आर्म, जिसके ऊपर हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं और उसके ऊपर से वहाँ पे एक्चुअली लाइन चला जाता है। सो लाइटनिंग अरेस्ट जो इंसुलेटर है उसके ऊपर से वहाँ पे लाइन चला जाता है और वहाँ से हम लोग टैपिंग लेके
हम लोग डीपी के लिए कनेक्शन लेके आते हैं। सो 11 के वी पिन इंसुलेटर कितना चाहिए हम लोगों को, 3, आर के लिए एक, वाई के लिए और बी के लिए। उसके बाद में वी क्रॉस आर्म, जितना आपका पोल है, जितना टैपिंग है या फिर जितना आपका पोल है उसके अकॉर्डिंगली वी क्रॉस आर्म वहां पे हम लोग लगाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग 11 के वी पिन इंसुलेटर लगाते हैं, जिसके ऊपर नॉर्मली एल्यूमिनियम कंडक्टर वहां पे हम लोग माउंट करते हैं। अभी ये सब होने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का हम लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स विद किटकैट फ्यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स विद एमसीसीबी। यहाँ पे देखो फर्स्ट इमेज में आप लोगों को विद किटकैट फ्यूज और सेकंड इमेज में आप लोगों को विद एमसीसीबी वहाँ पे दिखाई देगा। तो हम लोग 25 केवी के लिए, 63 केवी के लिए, 100 केवी के लिए, 200, 315 केवी के लिए ट्रांसफार्मर आप लोगों को जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स किटकैट फ्यूज वाला चाहिए या फिर एमसीसीबी बॉक्स वाला चाहिए, अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मली हम लोग एक बॉक्स वहाँ पे करते हैं। उसके बाद में एच टी स्टे सेट। सो एच टी स्टे सेट का काम क्या है? सो नॉर्मली वो स्टे प्रोवाइड करता है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो डबल पोल स्ट्रक्चर है या फिर जो पोल रहता है उसको स्टे करने का काम करता है, उसको स्टे प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब क्या, जब भी हम लोग डीपी स्ट्रक्चर माउंट करते हैं तो ड्यू टू वायर के टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण वहां पे लोड आ जाता है, पोल पे लोड आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो लोड से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको काउंटरली हम लोग यहाँ पे स्टे सेट वहां पे कनेक्ट करते हैं, जो ट्रांसफार्मर को एक जगह पे खड़ा रहने का, रखने का काम वहां पे वो करता है, स्टे सेट। तो स्टे सेट में कौन कौन सा मटेरियल आता है? तो यहाँ पे देखो नॉर्मली स्टे सेट यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे स्टे सेट दिखा देगा आप लोगों को, स्टे सेट है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल स्टे सेट का डायग्राम कैसे रहता है, उस स्टे सेट ग्राउंड में कैसे वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो उसमें कौन कौन सा वहाँ पे स्टे सेट के लिए मटेरियल लगता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टे सेट के लिए मटेरियल कौन सा लगेगा, एक लगता है टर्न बक्कल, उसके टर्न बक्कल के अंदर आई बोल्ट आएगा, सपोर्टिंग चैनल आएगा, आई हुक आएगा, वॉशर आएगा। सो इसका जो मटेरियल रहेगा वो सब जीआई का मटेरियल रहेगा। टर्न बक्कल, आई बोल्ट, सपोर्टिंग एंगल, आई हुक, एक नंबर उसका लेंथ रहेगा। यहाँ पे लेंथ आप लोगों को दिया हुआ है, हर एक का अलग अलग लेंथ रहेगा। नट रहेगा वो जीआई का रहेगा, M20, 2 नंबर चाहिए। फिर एंकर रॉड रहेगा, वो एंकर रॉड कैसे दिखता है हम लोग आगे वाले इसमें देखें, आगे देखेंगे हम लोग। उसका लेंथ 1900 mm एक चाहिए हम लोगों को। एंकर प्लेट चाहिए जो ग्राउंड में हम लोग बिल्ड करते हैं, उसका डायमेंशन रहेगा 450 बाय 450, नॉर्मली स्क्वायर शेप में रहता है, 450 बाय 450 mm उसका डायमेंशन रहता है। उसके बाद में गाई इंसुलेटर, जो स्टे वायर रहता है, उस स्टे वायर को इंसुलेट करने के लिए वहाँ पे गाई इंसुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में स्टे वायर है, उसका डायमेंशन 7 या 8 SWG हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं। 8 SWG इज नथिंग बट स्टैंडर्ड वायर गेज। सो 8 SWG इज नथिंग बट उसका जो थिकनेस रहता है वो एक्चुअल में 4 mm का वहाँ पे थिकनेस रहता है। सो ये पूरा टोटल जो ST स्टेज ऑफ मटेरियल है वो ST स्टे सेट के लिए हम लोग। सो यहाँ पे देखो टर्न बक्कल ऐसे दिखता है। उसके बाद में आई बोल्ट, आई हुक, एंकर रॉड या फिर उसको हम लोग स्टे रॉड बोलते हैं, या फिर एंकर प्लेट, उसका 450 बाय 450 mm का एंकर प्लेट वहाँ पे रहता है। सो नॉर्मली ये टोटल मटेरियल हम लोग ST के लिए यूज करते हैं। उसमें बाद में स्टे क्लैंप है, जो ऊपर स्टे को वहाँ पे हम लोग फिक्स करने के लिए पोल के यहाँ पे लगाते हैं स्टे क्लैंप। थिम्बल, वहाँ पे थिम्बल किसके लिए यूज करते हैं, स्टे वायर जो है उसको टेंशन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे हम लोग थिम्बल यूज करते हैं। स्टे इंसुलेटर, लाइन से हम लोग इंसुलेटर किसके इंसुलेट करता है। उसके बाद में स्टे वायर, उसके बाद में सपोर्टिंग एंगल, जो स्टे सेट हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं उसको सपोर्टिंग एंगल वहाँ पे हम लोग 50 बाय 50 बाय 60 का वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे देखो उसका डायग्राम है आप लोगों को। यहाँ पे एंकर रॉड है, एंकर रॉड हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड में वहाँ पे उसके अंदर ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं, फिर उसके बाद में सीमेंट कॉन्क्रीट का वहाँ पे डाल देते हैं और फिक्स कर देते हैं एंकर रॉड। और यहाँ पे देखो एंकर रॉड के नीचे वहाँ पे हम लोग एंकर प्लेट वहाँ पे लगा देते हैं। और जो ऊपर का है यहाँ पे है देखो, यहाँ से हम लोग स्टे वायर लेके जाते हैं, फिर बीच में आएगा हमारा स्टे इंसुलेटर, फिर उसके बाद में स्टे इंसुलेटर भी आएगा और वहाँ पे थिम्बल भी आएगा, और उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे पोल को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देखो थिम्बल, और थिम्बल के यहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे जो स्टे वायर है, स्टे वायर का आप लोगों को कनेक्शन वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में अर्थिंग पाइप, GI पाइप वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। अर्थिंग के लिए वहाँ पे GI पाइप यूज़ करते हैं हम लोग। सो नॉर्मली जो GI पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो पाइप रहता है उसका लेंथ जो रहता है और लेंथ रहता है 2.5 मीटर, जो बरीड करते हैं हम लोग अंडर
ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर हम लोग जो अर्थिंग पाइप यूज़ करते हैं उसको, जो नॉर्मली मटेरियल रहता है जीआई पाइप का रहता है और उसका डायमेंशन रहता है 2.5 मीटर। फिर उसके बाद में जीआई अर्थिंग वायर, जो अर्थिंग वायर के अर्थिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो जीआई अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं, उसका डायमेंशन रहता है 8 ESWG, मतलब 4 स्क्वायर mm तक उसका डायमेंशन रहता है। सो नॉर्मली यहाँ पे देखो अर्थिंग पाइप, जीआई पाइप यहाँ पे इंस्टॉल, यहाँ पे बरीड किया है ग्राउंड में, और यहाँ पे स्टोन्स है, यहाँ पे नॉर्मल स्टोन्स हम लोग वहाँ पे डाल देते, चारकोल डाल देते, कोक डाल देते, साल्ट डाल देते और अर्थिंग कर देते। सो अर्थिंग पाइप भी हम लोग को लगे जिसका मटेरियल जीआई का बना रहता है, उसका लेंथ रहेगा 2. उसके बाद में बार्ब वायर, बार्ब वायर किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि लाइव कंडीशन में वायर्स रहता है, लाइव कंडीशन में पोल्स रहता है, तो उसके ऊपर कोई चिढ़ के नहीं जाना चाहिए, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे बार्ब वायर रहता है। सो बार्ब वायर नॉर्मली हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में डेंजर बोर्ड रहता है। डेंजर बोर्ड किसके लिए कि यहाँ पे लाइव वायर है, कितने वोल्टेज का सप्लाई जा रहा है, सो 11 kV का सप्लाई जा रहा है या फिर 22 kV का सप्लाई जा रहा है, तो दिस पोल इज अंडर डेंजर कंडीशन, ऐसा वहाँ पे लिखा रहता है। सो डेंजर का वहाँ पे आप लोगों को बोर्ड वहाँ पे दिखाई देगा जिसके ऊपर वोल्टेज लेवल वहाँ पे और वहाँ पे खतरे का साइन, डेंजर का साइन आप लोगों को दिखाई देगा वहाँ पे। उसके बाद में LT XLPE केबल है, जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन वहाँ पे आउटपुट लेके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को वहाँ पे देते हैं, उसके लिए हम लोगों को LT XLPE केबल हम लोगों को लगता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एस्टिमेशन उसका किया है और कॉस्टिंग दिया है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, सॉरी फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सो रेटिंग के हिसाब से हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितना चाहिए, तो डबल पोल स्ट्रक्चर में एक ट्रांसफार्मर चाहिए, तो क्वांटिटी एक, फिर उसके बाद में एक क्वांटिटी के लिए हम लोग उसका रेट कितना चाहिए और टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी हम लोगों को एक चाहिए, तो उसका यूनिट रेट और टोटल रेट। फिर उसके बाद में कितने मीटर का RSJ पोल चाहिए, 100/116 mm का हम लोगों को दो चाहिए पोल्स, एक पोल का 9400, तो दो पोल्स का कितना हो गया 18,000 रुपीज़ हो गया। फिर उसके बाद में HT सेट, पूरा सेट मिलता है हम लोगों को, दो सेट चाहिए, एक पोल के लिए एक और दूसरे पोल के लिए एक। सो एक स्टे सेट का चार्ज वहाँ पे 543 रुपीज़ रहेगा, तो हम लोगों को दो स्टे सेट चाहिए, तो उसके लिए कितना रहेगा 1087 रुपीज़। उसके बाद में HT स्टे वायर हम लोगों को केजी में लेना पड़ता है। सो कितने केजी हम लोगों को लगता है नॉर्मली, सो 20 kg हम लोगों को स्टे वायर लगेगा। सो 1 kg के लिए 55 रुपीज़ पर kg है, तो हम लोगों को टोटल कितना लगेगा 20 kg के लिए हम लोगों को 1100 इतना रुपीज़ वहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टे क्लैम्प्स हम लोग पेयर में लेते हैं, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, तो हम लोग पेयर में कंसिडर करते हैं। तो एक का रेट है 104, तो दो का आएगा 20 अप्रोक्सीमेट 9। उसके बाद में 11 kV लाइन चैनल, जो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए दो चाहिए वहाँ पे माउंट करने के लिए, और ट्रांसफार्मर बेस चैनल के लिए वहाँ पे दो चाहिए। तो नॉर्मली जो लाइन चैनल हम लोग लेते हैं वो केजी में लेते हैं। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वहाँ पे वेट लिया है मैंने, अप्रोक्सीमेट वेट लिया है यहाँ पे। सो 20 kg का अगर मेरे को चाहिए, तो वहाँ पे टोटल कितना चैनल्स है उसके हिसाब से हम लोगों को 1 kg के लिए 50 है, तो 20 kg के लिए कितना आएगा 1000 रुपीज़ आएगा। फिर उसके बाद में पिन इंसुलेटर हम लोगों को तीन चाहिए, एक का 124 रुपीज़ है, तो तीन का कितना आएगा 374। उसके बाद में 11 kV के डिस्क इंसुलेटर कितने चाहिए, तीन चाहिए, तो एक का 200 रुपये है, तो तीन का कितना आएगा 600। फिर उसके बाद में AB स्विच का AB स्विच सेट चाहिए, सेट में कितना आता है तीन। सो पूरा सेट का हम लोगों को रेट मिलेगा 11,484 रुपीज़। सो टोटल रेट आ गया यहाँ पे 11,480 रुपीज़। उसके बाद में AB स्विच के लिए फिक्सिंग के लिए चैनल चाहिए हम लोगों को, तो वो चैनल का नॉर्मली यूनिट रहता है केजी में हम लोग लेते हैं, कितना है 60 kg चाहिए, 1 kg के लिए 20 रुपये, तो टोटल 1200 रुपये। उसके बाद में HG सेट हम लोग सेट में लेते हैं, हॉर्न गैप का कितना चाहिए तीन, सो टोटल सेट का है 4050। उसके बाद में HG फ्यूज फिक्सिंग के लिए हम लोगों को HG फ्यूज चैनल चाहिए, तो वो केजी में लेते हैं हम लोग, नॉर्मली 60 kg है, तो 1 kg के लिए 20 रुपये, टोटल 1200 रुपये। उसके बाद ट्रांसफार्मर फिट करने के लिए, माउंट करने के लिए बेस चैनल चाहिए, तो वो भी हम लोग केजी में लेते हैं, जो भी चैनल है हम लोग केजी में लेते हैं, क्वांटिटी 130 kg, 1 kg के लिए 50 रुपीज़, टोटल 6500। उसके बाद में अर्थिंग सेट, टोटल हम लोगों को अर्थिंग सेट मिलता है, तो क्वांटिटी कितना चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, अकॉर्डिंग टू एक सेट के लिए 335, सो टोटल 12 सेट के लिए 40। सो कितना सेट चाहिए उतना क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रांसफार्मर गाइड सेट, ये भी एंगल है, इसके लिए केजी में लिया है,
80 kg चाहिए, 1 kg के लिए 50 रुपीज़, 80 kg के लिए 4000। उसके बाद में बार्ब वायर kg में हम लोग लेते हैं, 30 kg चाहिए, 1 kg के लिए 60, 30 kg के लिए 180। उसके बाद में 1800 चाहिए यहाँ पे, 1800। उसके बाद में डेंजर बोर्ड हम लोगों को दो चाहिए, एक पोल पे एक, दूसरे पोल पे एक। सो दो, एक डेंजर बोर्ड का 50 रुपीज़, दो का हो गया 100 रुपीज़। उसके बाद में GI वायर चाहिए, GI वायर कितना चाहिए, 15 kg 15 kg चाहिए, 1 kg के लिए 20 रुपये, तो 15 kg के लिए 300 रुपये। उसके बाद में XLPE केबल मेरे को 10 मीटर चाहिए, तो 1 मीटर के लिए 75, तो 10 मीटर के लिए 750। तो ऐसे हम लोगों को वहाँ पे हर एक इक्विपमेंट का वहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद उसका डायमेंशन देना पड़ता है। डायमेंशन के बाद उसका यूनिट केजी में रहेगा, चैनल रहेगा तो केजी में, या फिर फेयर रहेगा, या फिर सेट रहेगा, कितना क्वांटिटी चाहिए, एक केजी का कितना रेट रहेगा, या फिर एक क्वांटिटी का कितना रेट रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग टोटल वहाँ पे अमाउंट निकाल के उसके ऊपर GST लगा के 18% GST लगा के वहाँ पे हम लोगों को उसका रेट्स मिलता है। सो मैन्युफैक्चर के लिए हम लोगों को ये पूरा डेटा देना पड़ता है। 11 के लिए आप लोगों का पूरा रेटिंग, आप लोगों को क्या चाहिए, उसका डायमेंशन क्या है, और कितना क्वांटिटी चाहिए, और उसका यूनिट, ये सब हम लोगों को देना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर हम लोगों को वहाँ पे रेट प्रोवाइड करेगा और मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये टोटल पूरा मटेरियल जो डबल पोल स्ट्रक्चर के लिए लगता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसका डायमेंशन क्या लगता है, नॉर्मली हर एक चैनल का वहाँ पे डायमेंशन क्या रहता है, नॉर्मल लाइन चैनल रहेगा, बेस चैनल रहेगा, या फिर वहाँ पे AB स्विच चैनल रहेगा, या फिर उसमें HG फ्यूज चैनल रहेगा, ट्रांसफार्मर गाइड सेट रहेगा, देन DB बॉक्स रहेगा, या फिर LT XLPE केबल रहेगा, HT स्टेज सेट रहेगा, या फिर अर्थिंग रहेगा। अर्थिंग के लिए जो GI पाइप रहता है नॉर्मली 2.5 मीटर का, तो नॉर्मली 2.5 मीटर का पाइप रहेगा। तो नॉर्मली हम लोगों को कितना रिक्वायरमेंट चाहिए वो सब हम लोगों को मैन्युफैक्चर कर देना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर हम लोगों को वो मटेरियल और उसका कॉस्टिंग प्रोवाइड करता है। सो आई होप कि टोटल मटेरियल आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।